नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। वैसे तो आप सभी को पता होगा, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी सुर्खियों में रही है। फिर चाहे सत्ता पक्ष की वजह से हो, चाहे विपक्ष की वजह से हो। विपक्ष जो लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि विपक्ष की जो है वो जीत हुई है। हालांकि लोकसभा के चुनाव के अगर परिणाम की बात करें तो अकेला उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य नहीं था जहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हुई हो। इसके अलावा हम पश्चिमी बंगाल की भी बात कर सकते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। इसके अलावा एक और स्टेट की हम बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र। तो फिर उत्तर प्रदेश ही इतना जरूरी क्यों? तो सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहावत है कि केंद्र की जो सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। और 2014 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम और 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर हम उठा के देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। 2024 में उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन उन उम्मीदों के उलट लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी की आधी सीटें लगभग जो है वो कम होती हुई हमने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में देखी। और उसके बाद में अंगुली ये उठने लगी कि भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा ब्रजेश पाठक का खेमा, और एक जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ। और सबको ये उम्मीदें लग रही थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको पता ही होगा, अखिलेश यादव ने तो ये तक बोल दिया था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। उनका इशारा साफ तौर से जो है वो हम चाहे ब्रजेश पाठक की तरफ कह सकते हैं, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षाएं, और राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षाओं से ही बढ़ती है। आपको पता ही होगा, जब 2017 का लोकसभा चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटें हासिल होती है। और लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से योगी आदित्यनाथ को सीएम के, जिसको कहें कि पद का या सीएम पद, योगी आदित्यनाथ को दे दिया। और योगी आदित्यनाथ अचानक से जो है वो हम कहें कि राजनीति में या भारतीय जनता पार्टी में अवतरित हुए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो लगातार जो है वो सांसद रह चुके थे। लेकिन उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश में बदला वो सबने देखा, और यही एक वजह थी कि क्यों जो है वो भारतीय जनता पार्टी में लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लागू किया गया, 5 साल तक योगी आदित्यनाथ ने अपना शासन जो है वो चलाया, और उत्तर प्रदेश में अपनी जो पहचान थी उसको देश में ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम भारत देश की भी बात नहीं कर रहे, बाहर के देश जो है वो भी योगी आदित्यनाथ का लोहा मानने लगे। और आपने देखा होगा विदेशों में भी कई जगह जो है वो बुलडोजर के साथ रैलियां निकाली गई। और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हो या किसी स्टेट के विधानसभा चुनाव हो, जब फंसती हुई दिख रही होती है, तो अगर नरेंद्र मोदी के बाद में किसी बड़े चेहरे का अगर कोई नाम आता है जो इस कमान को संभाल ले, तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो हिंदुओं का जो चेहरा है उसमें योगी आदित्यनाथ, अगर हम एक बात कहें कि नरेंद्र मोदी से भी अगर आगे हैं, तो वो कहना जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में आगे निकल चुके हैं। और नरेंद्र मोदी से आगे क्यों निकल चुके हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक छवि बनाने की कोशिश की, और आपको पता होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सबका साथ और सबका विकास जहां भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, सबका प्रयास, तो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले दूसरी पार्टियां भी जो है वो एक नए वर्ग, जिसको हम कहें कि मतदाताओं का एक नया वर्ग निकल के आया, और उसे नाम दिया गया लाभार्थी वर्ग। और हमेशा से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये लाभार्थी वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा।
लेकिन 2024 में ये जो धारणा थी ये भी बदलती हुई दिखी कि जिसको लाभ देने की कोशिश की गई, लाभार्थी वर्ग माना गया, वो लाभार्थी वर्ग जो है वो बीजेपी के आसपास, या हम कहें कि बीजेपी से कोसों दूर। इसका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रहा था। और अब आप समझ ही गए होंगे हम किस तरह के लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे हैं। दूसरा, हिंदुओं में जो है वो शंका पैदा हुई और उसके पीछे का था सॉफ्ट हिंदुत्व। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो था है वो एक हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ के दूसरे समुदायों के साथ, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, उसके साथ चली गई। उसका भी एक जो है वो नुकसान हुआ। अकेला उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिमी बंगाल में हमने देखा कि कैसे ममता बनर्जी के राज में गुंडागर्दी हुई, कार्यकर्ताओं को जो है वो मौत के घाट उतारा गया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। और उसके बावजूद जो है वो केंद्र कोई एक्शन वहाँ पे नहीं ले पाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे नुकसान हुआ। तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों की जो स्थिति थी वो अलग अलग बनी हुई थी। लेकिन आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश में जो होने वाला था, अगर मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता, तो फिर 2027 के चुनाव और 2029 के चुनाव के परिणामों की अगर हम अभी से एक बार के लिए अगर हम सोच विचार करें तो फिर उसकी स्थिति क्या होती। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं सभी राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 ही नहीं 2029 के लिए भी योगी आदित्यनाथ को बचा के जो है वो संजीवनी दे दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जो है आपने देखा होगा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के एक महीने के बाद में वापस से अपने रंग में जो है वो आते हुए दिखाई दिए, उससे ये साफ तौर से लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। और जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में जो है वो शामिल नहीं हो रहे थे, आपको पता होगा प्रयागराज मंडल और दूसरे भी जो मंडल थे उनकी मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए थे। आज जब विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला था, उससे पहले दोनों डिप्टी सीएम के साथ योगी आदित्यनाथ एक ही मंच पे जो है वो नजर आए। तो अब सभी जो अटकलें जो लगाई जा रही थी, जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा था, जो विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था, उस पूरे नैरेटिव को जो है वो आज ध्वस्त कर दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और उनके जितने भी जो सहयोगी मंत्री कह सकते हैं या एमएलए थे, जिन्होंने टिप्पणियां भी की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है वो एक भी टिप्पणी नहीं की। इससे उनके धैर्य का, या हम कहें कि उनका, जिसको लगातार आपने देखा होगा प्रदीप चौधरी के शो में भी जब भी वो आते हैं वो हमेशा बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ, उनकी भूमिका जो है वो एक नीलकंठ की तरह है। वो इतना कुछ होने के बाद में भी सब कुछ जो है वो सहन कर जाते हैं, इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ है। और अब जब समस्याओं पर बात चल रही है, तो आपने कल देखा कैसे वाराणसी में जिस कोठी की तरफ जो है वो अतिक्रमण के बावजूद जो है कोई हाथ लगाने से डरता था, उसी कोठी पर कल वापस से जो है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो उत्तर प्रदेश में किस तरह की है। चाहे वो फिर आप देखोगे विकास दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस चलाते हैं, उनसे भी जब एएनआई के एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि वो योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने वहाँ पे ब्रांच डाली तो उससे पहले ये बोला जाता था कि वहाँ पे जो है वो कहीं भी कभी भी जो है वो बम फोड़े जा सकते हैं, हमला किया जा सकता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में ऐसा उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो इससे आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जहाँ एक तरफा जो है वो गुंडाराज चलता था, योगी आदित्यनाथ ने उसको पूरा जो है वो उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिया, या हम कहें कि ख़त्म होने की कगार पे हैं। और आज जब वो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया, तो वो जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ के लिए अगली चुनौती होगी जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और उनके जो सहयोगी जो नेता थे, जो अपने मुख्यमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षा के चलते इस हद तक चले गए, क्या उनको योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने साथ लेकर जो है वो चलने में कामयाब होंगे,
या फिर वापस से जो है वो दिल्ली आकर ही इन लोगों का फैसला होगा, ये जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हमें देखना ज़रूरी होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये आपको वीडियो एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।